अब हम आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर व्यवस्था क्या होगी, पहले फिर कैसे करेंगे, जमीन पे कैसे उतरेगी, वो सब भी बताएंगे, क्योंकि ये पूरा मॉडल है और टेक्नोलॉजी से ड्रिवन मॉडल है ये। इसमें जो है एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कल्पना की गई है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये है कि जितना भी वैदिक ज्ञान है उस ज्ञान को दोबारा जो है, इसके लिए बहुत सारी कमेटियां हमने बना दी हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट, राइट। तो उस ज्ञान को वापस जो है, चूंकि अब तो हम भूल चुके हैं, हमें सरकार लोगों को तो वो मालूम ही नहीं है, तो उसको जो है ना वापस लाके हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग ला रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है कि उसी कृषि भूमि पे पेड़ होंगे, और पेड़ 3 तरीके के होंगे, बल्कि 4 तरीके कहा जाए तो और भी ठीक रहेगा। पहला जो प्लांट होगा वो मेडिसिनल प्लांट होगा, राइट। और वो मेडिसिन प्लांट वहां पैदा किया जाएगा जहां का वो उस क्लाइमेटिक जोन के लिए है। तो जो चीज यदि शिमला में पैदा हो रही है उसको हमें भोपाल में पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शिमला की जमीन भी तो हमारी ही है ना। या जो चीज केरला में पैदा होना है उसे हम भोपाल में क्यों पैदा करें। तो जो चीज जहां पर सबसे श्रेष्ठ गुणों के साथ पैदा हो सकती है वो उन श्रेष्ठ गुणों के साथ उस जगह पे ही पैदा की जाएगी। तो पहले मेडिसिनल प्लांट को 2 भागों में बांटा है। एक वो मेडिसिनल प्लांट है जो कि किसी प्रयासों से थोड़ा बहुत हम सबकी जानकारी में आ गए हैं और कुछ ना कुछ मात्रा में ऑलरेडी अवेलेबल है, उनका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होगा। और दूसरा वो है जो कि ज्ञान में भी नहीं है और बहुत कम क्वांटिटी में है, और हो सकता है डीप फॉरेस्ट में हो, हिमालय में हो, विलुप्त हो रहे हैं, उनको भी लाके मल्टीप्लाई किया जाएगा। वो इसी जगह पे आएंगे, जो जिस जलवायु का होगा उस जलवायु में जाएगा। तो पहले मेडिसिनल प्लांट, दोनों तरीके के, सुलभ और दुर्लभ। इसके बाद जो है ना एरोमेटिक प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो कि सुगंध लाते हैं। तो बाहर जो है वो आपके हवन वगैरह में जो आप जब फालतू की लकड़ियां यूज करते हैं वो एरोमेटिक लकड़ियां यूज होंगी। तो जो आपका हवन का इफेक्ट है वो फिर से और आगे चला जाएगा, ठीक है ना। देन इसके बाद उसमें हॉर्टिकल्चर प्लांट होगा, और हॉर्टिकल्चर जो प्लांट्स हैं वो अगेन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से होंगे, जहां पे जो पेड़ पैदा होना चाहिए वहीं पैदा होगा। देन जो है फॉडर प्लांट्स होंगे। तो फॉडर जो है ना, ये जो गाय के लिए घास जो है वो नीचे पैदा नहीं करेंगे, वो पेड़ों में पैदा करेंगे। और वो जो है मुनिंगा का नाम सभी ने सुना होगा मेरे ख्याल से, है ना। मुनिंगा में इतनी प्रोटीन है कि मुनिंगा अकेला जो है ना इस देश की प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, मुनिंगा अकेला। और मुनिंगा बहुत आसानी से और बेशर्मी से बढ़ने वाला पौधा है। आयुर्वेद में जहां कहीं भी अमृत शब्द का यूज किया है वो गिलोय के लिए है। तो आप गिलोय को भी देखिए, बेशर्मी से जहां लगा दो वहां से खट से बढ़ जाती है। इसका मतलब है ईश्वर ने जिन औषधियों में और पेड़ों में न्यूट्रिशन और जादुई मेडिसिन कैपेसिटी दी है, उन्हें थोड़ा सा बेशर्म भी बनाया है, और हम उनको समझ नहीं रहे इसलिए हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज हमको दीर्घायु होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो अब ये पेड़ जो हैं ये जाएंगे, इन पेड़ों को जल्दी से ऊपर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। तो जो साइड की ब्रांचेज हैं उनको ट्रिम किया जाएगा और जिससे वो पेड़ ऊपर चले जाएं। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये है कि इन पेड़ों के सहारे से नेट क्रिएट किया जाएगा, और हम अभी सोच रहे हैं 5 टियर जो है ना फसल लेंगे। फिर मुझे लगता है कि 5 तक भी लिमिट करने की जरूरत नहीं है, हमें सोचना होगा कि हमें 10 लेना है या 12 लेना है। जितना ऊंचा पेड़ जाएगा उसको 6 से जो है ना भाग दे दीजिए, उतने टियर पे हम जा सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो अभी आप केवल जो है ना रोटेशन की 3 क्रॉप की बात करते हैं एकड़ में, हम ये कह रहे हैं कि हम वर्टिकली जो है ना उसको मिनिमम 5 टियर पे ले जाएंगे, और वो 5 को भी आगे 10 पे ले जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पेड़ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमें पेड़ को ऊपर बढ़ाना है। फिर हम टेक्नोलॉजी से उसको तोड़ने की व्यवस्था भी करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि साहब इतना होगा तो उसके फल कैसे टूटेंगे, तो वो तोड़ने की व्यवस्था उसमें होगी। हमारी इसमें 2 रीजन है। एक तो हम उसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं जिससे हम एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकें मल्टीपल लेयर्ड क्रॉप के लिए, ठीक है ना। और दूसरा हम उसकी जड़ों को नीचे भेजना चाहते हैं। तो हर खेत पे एक्वाकल्चर भी होगा। इसका मतलब है कि खेत के तीनों तरफ जो है खाई, बल्कि चारों तरफ भी कह सकते हैं, थोड़ी जगह को छोड़ के खाई होगी, जो खाई 10 फीट गहरी होगी,
और आगे चल के अपन तय कर लेंगे कि उसको कितना चौड़ा रखना है, क्या स्लोप रखेगा, तो उसके वो डिजाइन अपन तय कर लेंगे। लेकिन एक खाई होगी और इसका नाम दिया है एक्वाकल्चर। तो ये जो है एक्वा प्लांट भी होते हैं, एक्वा मछलियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलगे ही होती है। तो उन ये और अधिकांश जो है ना जो वाटर प्लांट्स हैं दे आर वेरी रिच इन ह्यूमस एंड दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन वैल्यू। ये सभी एक्वा प्लांट्स का गुण है। दैट इज ट्रू फॉर द मछलियाँ वगैरह भी। तो जो जीव हैं उनके लिए भी सही है और जो वनस्पतियाँ हैं उनके लिए भी सही है। लेकिन जब हम यहाँ एक्वा कल्चर कर रहे हैं तो एक्वा कल्चर इज ए बाय प्रोडक्ट। पानी को हम रोकने के लिए कोई सीट नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उल्टा कर रहे हैं, हम जड़ों को और गहरा भेज रहे हैं जिससे बहुत जल्दी जो है ना पानी भर जाए। और अब आप सोचिए कि सभी जो है ना ये एक्वा जो लाइन्स रहेंगी एक्वा कल्चर के लिए, जो ट्रंचेज रहेंगी, वो एक खेत से दूसरे खेत से जो है ना जुड़ी रहेंगी। मतलब आपको फिर नहरों पे पैसा खर्च करने की जरूरत है, राइट। फिर आप अपने डैम से पानी रिलीज करके जो आपको बीच में भी बरसात के बाद भी पानी चाहिए वो भी आ जाएगा। फिर आप जो जहाँ पे पानी का बहुत लेवल ऊपर आ गया है, आप चाहें तो पंप करके भी उसमें डाल देंगे, तो आप ड्रॉट और फ्लड दोनों पे विजय पा लेंगे। क्लियर। तो अभी अपन आए थे 3, उसके बाद फिर उसमें जो है ना जो टीयर में अपन फल और सब्जियां बहुत सारी चीजें ले लेंगे, जो चीज छाया में नीचे आ सकेगी, जैसे जो आपकी हल्दी है, अदरक है, वो सब जो है ना वहां पे हो जाएगी। फिर जो बची हुई जगह है उसमें आपके सीरियल्स वगैरह। तो आज की जो मेन प्रॉब्लम है ये है कि हम जो है लालच से ड्रिवन है, हमारी पूरी खेती जो है ना लालच से ड्रिवन है। तो आज यदि टमाटर 150 रुपए किलो बिक गया है तो कल अगले बार हर कोई टमाटर बो देता है और फिर वो टमाटर रोड पे उगता है। तो अब जो है ना ये उल्टा होगा। हमारा बैकएंड जो इंजन टेक्नोलॉजी इंजन है वो एक कैलकुलेट करेगी और हर 6 महीने में कैलकुलेट करेगी। क्यों? क्योंकि हर 6 महीने में हमारी जमीन की उर्वरकता प्रभावित होगी। तो हमारा ग्राउंड का इंजन जो है हर 6 महीने में हमारी फर्टिलिटी कहाँ पहुंच गई है और हमारा एवरेज प्रोडक्शन क्या पहुंचने वाला है उसको वो निकाल पाएगा। समझ रहे ना। तो अब हमें जो है कितना पैदा करना है ये 3 चीजों से तय होगा। एक होगा कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा होगा कि हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस के लिए एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सिस्टम आया है जिसको नाम दिया है एफपीओ। आप लोगों ने नाम सुना है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हम रॉ मटेरियल को खेतों के आसपास ही इंडस्ट्री लगा लेंगे किसानों की और उसको प्रोसेस करेंगे। ये बहुत काम आने वाली चीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसलिए हम कह रहे हैं कि कॉस्मोस ने एक इकोसिस्टम पैदा कर दिया है, क्योंकि उसे मालूम था कि हमसे लोग इकट्ठे होकर ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो उसको जो जो कुछ करना था वो उसके जिसको जो जो करना था वो होता जा रहा है ऑटोमेटिकली, राइट। क्योंकि यदि वो चीज पैदा नहीं होगी तो आप कर भी नहीं पाएंगे। यदि टेक्नोलॉजी इस लेवल तक नहीं पहुंची होती तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो तो डूएबल भी नहीं होती, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना डिमांड कैलकुलेट करने के लिए 3 एलिमेंट होंगे। एक एलिमेंट होगा कि आपकी लोकल क्या रिक्वायरमेंट है, फिर दूसरा रिक्वायरमेंट जो आपके एफपीओ से आप उसको प्रोसेस करोगे, और एफपीओ की जो कैपेसिटी है जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, जैसे जैसे हम नए प्लांट डालते जाएंगे तो एफपीओ की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो वो कैपेसिटी डिसाइड करेगी कि हम कितना प्रोसेस कर पाएंगे। कंजम्पशन इज नॉट ए इश्यू। कंजम्पशन इसलिए इश्यू नहीं है क्योंकि आप अमृत पैदा कर रहे हैं, और जब आप अमृत बेचेंगे तो आप इंडिया को छोड़ दीजिए, विदेशी लोग लाइन लगा के खड़े होंगे और उसको जो है ना आप जो है ना 1 MSP 2 MSP नहीं बेचेंगे, उसको 10 MSP या 100 MSP पे बेचेंगे। अमृत जो है ना ऐसे नहीं बेचा जाता है, अमृत जो है अमृत के मूल्य में ही बेचा जाएगा, राइट। तो इन 3 चीजों को जोड़ के एक एग्रीगेट डिमांड क्रिएट होगी, और सॉइल कंडीशन से क्या हमको एवरेज प्रोडक्शन मिलेगा ये कैलकुलेट होगा, और किसान डिसाइड करेगा कि उसे क्या बोना है। लेकिन वो डिमांड जुड़ती जाएगी, जैसे ही उससे एक्रेज पे पहुंचेंगे तो वो डिमांड आपको बोने का अधिकार खत्म हो जाएगा उसमें। क्यों? आपको ओवर प्रोडक्शन का अधिकार नहीं है। जैसे ही आप ओवर प्रोडक्शन के आप फिर भी डिसीजन ले सकते हैं, देन यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द CFB एग्रो सिस्टम। तो जो CFB एक बहुत भयानक जो है ना सपोर्ट सिस्टम ला रहा है, अभी आपका दिमाग घूम जाएगा जब हम CFB के एग्रो सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। इसलिए हमने उसको नाम दिया है विराट स्वरूप। मेरा यह मानना है कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उस स्वरूप को देखने की क्षमता नहीं रखता है। क्यों?
क्योंकि हमने जो है, जो आपका दिमाग अभी तक ट्रेंड किया हुआ है, उसकी सभी चीजों को हमने पार कर लिया है। हमारा जो क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉड्यूल है, उसने कॉस्ट पे विजय पा ली है, कॉस्ट के एलोकेशन पे विजय पा ली है। तो कॉस्ट होगी, वो जुड़ेगी नहीं वन के ऊपर एक, हम उसको जहां रखेंगे वहां रखे रहेगी। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किसान को कितना देना है और कंज्यूमर को कितने पे बेचना है। उसके बीच की जो कॉस्ट है वो कहीं तीसरी जगह पर रखी हुई है, जहां जिसको जिस समय हमें उसको जहां से उसको सेटल करना है वो कर देंगे। इसलिए उसके लिए एक अलग से अकाउंट क्रिएट किया गया, जिसका नाम दिया गया कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। क्या नाम दिया गया है? कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो 3 अकाउंट हैं। एक अकाउंट है एसेट अकाउंट। तो हर खेत में ढेर सारी एसेट क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि उसमें गौशाला भी होगी। गौशाला कैसी होगी, जरा थोड़ी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वो गौशाला होगी, बड़ी बड़ी गौशाला होंगी, उन सबके ऊपर जो है ना सोलर पैनल लगे होंगे, राइट। उसमें जो गायें होंगी वो हजारों की संख्या में होंगे। वो गायों को जो है वहां पे बहुत अच्छे मधुर जो है ना ध्वनि यंत्र लगे रहे होंगे। सबसे सुरुलतम जो है ना उसमें वैदिक मंत्रों जो है ना का उसमें जो है ना वो होगा। और कुछ वैदिक मंत्र यदि सीजन, समय और यदि उसके हिसाब से कि सुबह ये होना चाहिए, दोपहर को ये होना चाहिए, तो वो जो वैदिक प्रोटोकॉल है उसको डिस्कवर करके उसके हिसाब से वो मंत्र चलाए जाएंगे। यदि मॉर्निंग में कोई मंत्र दूसरा चलना चाहिए, दोपहर में कोई दूसरा मंत्र चलना चाहिए, रात को कोई दूसरा चलना चाहिए, तो इस तरीके से लेके चलेगा वो 24 घंटे और बहुत ही सुरम आवाज में चलेगा। और उसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा जिसकी सबसे सुरमतम आवाज होगी। ऐसे ही जो है उसमें मैकेनाइज हवन के जो है ना वो होंगे। तो आप लोग तो बहुत हवन करते हो, लेकिन जब भी कोई पंडित या हम लोग हवन करते हैं तो कहीं ना कहीं लपसी चढ़ जाते हैं हम लोग के अपने जो है ना आवाज उतनी अच्छी हो जरूरी नहीं है। तो वो हवन वैदिक पीरियड के हिसाब से जब हवन होना चाहिए उस समय डॉट टाइम पे होगा और उन मंत्रों के उच्चारण से होगा। और उसमें जो हम एरोमेटिक जो और बाकी चीजें हैं, तो जो आपकी हवन सामग्री है शायद वो भी थोड़ी सी आज की हवन सामग्री से थोड़ी सी भिन्न हो जाएगी। उसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट भी डाल देंगे। तो ऐसे मेडिसिनल प्लांट जिनका जो है ना धुआं जो है ज्यादा लाभकारी होगा, वो जो है सब जो है वो हवन सामग्री में चला जाएगा। वो एरोमेटिक जो है ना प्लांट्स जिसकी सुगंध से जो है ना पूरा जो है ना वातावरण शुद्ध और जो है ना सुगंधित हो जाएगा, वो भी उस हवन में चला जाएगा। इसके बाद जो है ना हम और आप नहाते हैं, तो जब गाय हमारी माता है तो उसे नहाना चाहिए ना, तो उसके लिए नहलाने की भी मशीन्स होंगी। क्यों? कार के अकेले धोने की मशीन हो सकती है, क्यों? तो हमारे गाय को नहलाने की मशीन क्यों नहीं हो सकती? आजकल आपने देखा है कि ये बड़े बड़े मसाजर्स रखे रहते हैं जो आपकी पूरी बॉडी मसाज कर देते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी से लेके। आप लोगों ने जरूर एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया? एक आध किया कि नहीं किया? तो भाई मसाजिंग आपकी अकेली क्यों होगी, गाय की क्यों नहीं होगी? सो देयर विल बी मसाजिंग मशीन्स फॉर द गाय। यदि अवेलेबल नहीं होंगी तो हम उनको रीइन्वेंट करेंगे। फिर जो है नहा धो के गायों को सजाया जाएगा। तो आरती केवल गंगा की आरती नहीं होगी, गायों की भी आरती होगी। कोई भी व्यक्ति गायों की आरती में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन उसको टोकन पैसा लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ही जो है ना सबसे अच्छा चारा वहां पर रहेगा। जो चारा खिलाना चाहता है, पुण्य कमाना चाहता है, वो वहीं से चारा मिल जाएगा। आप गायों को चारा खिलाइए और उसके लिए भी टोकन फीस लगेगी। नो फ्री लंचेस, राइट। अभी नई साइंस आई है जो कह रही है कि यदि आप गाय के साथ समय बिताएंगे तो जो है आपकी बहुत सारे रोग जो है ना दूर हो जाएंगे। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, राइट। ये आजकल यूरोपियन कंट्री में बहुत प्रचलन हो रहा है। मैंने महसूस किया है कि जो लोग गाय के ज्यादा संपर्क में उनको कुछ भी नहीं हुआ, जो गौशाला चलाते रहे उनको कोई कोरोना इफेक्ट हुआ ही नहीं। कोरोना तो बड़ी कंस्पायरेसी है, मैं आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। मैं इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया हूं और मैं तो 4 पत्र तो प्रधानमंत्री को मैंने लिखे हैं। वो कभी अगले उसमें बात करेंगे क्योंकि उसके लिए 1 आध घंटा लग जाएगा। तो टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो उसमें गाय मिलन केंद्र भी होंगे। टोकन वो दीजिए आप, ठीक है ना। अब जो है जो भी प्रोड्यूस आया, इस प्रोड्यूस को जो है ना तो जो है किसान को, क्योंकि कॉस्ट फ्री अपन उसको बने एमएसपी अकाउंट दे रहे हैं, मतलब उसको प्रॉफिट मिलेगी और उसको कोई कॉस्ट उस पर जो है ना उस अकाउंट पर लोड नहीं होगी। तो ना तो पौधे की कॉस्ट उस पर जाएगी, ना सैपलिंग की कॉस्ट उस पर जाएगी, ना खाद की कॉस्ट उस पर जाएगी, ना गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट उस पर जाएगी, ना गाय की कॉस्ट उस पर जाएगी, ना बी की कॉस्ट उस पर जाएगी, ना जो इतना बड़ा एक्वाकल्चर आप बनाएंगे जिसकी टोटल
कॉस्ट जो होगी वो इट विल बी इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप पूरे भारतवर्ष को खुद डालेंगे तो वो इतना छोटा मोटा काम होगा क्या? वो तो बड़ा काम होगा, और वो बिना बड़े काम के आप जो है ना वाटर को जो है ना 8 फीट तक थोड़ी ला पाएंगे, बड़ा काम करना ही पड़ेगा आपको। तो ये कॉस्ट जो है ना, इनमें से कोई कॉस्ट जो है ना 1 MSP अकाउंट में नहीं जा रही। तो पहला अकाउंट जो है वो एसेट पॉइंट अकाउंट है। तो जैसे एज्यूम करिए कि आपका जितने भी एकड़ है तो उसकी जो वैल्यू है द सिस्टम विल क्रिएट के इतने पॉइंट आपके हुए, ठीक है ना। फिर आप जो भी चीज डालेंगे वो चीज की कोई ना कोई वैल्यू होगी। यदि आपने गाय का इंफ्रास्ट्रक्चर डाला तो उसकी वैल्यू जो है ना यहाँ कॉस्ट में जुड़ जाएगी, कॉस्ट सेक्टरिंग अकाउंट में चली जाएगी, और वहाँ एसेट पॉइंट में भी चली जाएगी। आपने जो है जो गड्ढा खोदा, ट्रंच खोदा, वो ट्रंच विल बी वेरी कॉस्टली थी, राइट। तो उसकी जो कॉस्ट है, और वो बहुत जो है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगी। आप ये सोचिए कि पूरे भारतवर्ष में हर खेत में जो है ना चारों तरफ एक गड्ढा खोदने के लिए कितना एफर्ट लगेगा, कितने JCBs लगेंगे। वो 24 घंटे काम करेंगे और उनको जो है ना मंथली पेमेंट नहीं मिलेगा ड्राइवर्स को। उनमें उनके जो है ना JCBs में सेंसर्स लगे होंगे, वो जो मेजर करके जितना से गड्ढा कर लिया उसका जो है ना पेमेंट उसको उसी समय होगा। तो CFB ने ये निर्णय लिया है कि हम जो है इन लोगों को एज इट इज यूज नहीं करेंगे। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, इतने सारे कॉलेज खुल गए, सब खाली पड़े हुए हैं, राइट। वहां पे जो है इन लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलेंगे, और उसमें ये फालतू का गणित जो है ना फिजिक्स विजिक्स से कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। उसमें जो है ना 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का कोर्स होगा। जो काम करना है उतना ही। यदि हम आपसे कोई दूसरा काम कराएंगे तो वो हम कोर्स फिर दोबारा चला लेंगे। वहां पर जो है ना वो उन इक्विपमेंट के साथ काम करने का उसे मौका दिया जाएगा जिन इक्विपमेंट्स को वो फील्ड में यूज करने वाला है। हमने ये देखा है कि हमारा जो मजदूर है उसकी फिजिकल कैपेसिटी बहुत खराब हो गई है। मेरे ख्याल से आप सब लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चूंकि वो दारू पीने लगा है, उसके जगह वो बहुत सारे नेगेटिव चीजें आ गई हैं। वो आज है ना मेरे ख्याल से आप लोग शायद सहमत होंगे कि आज वो जो है खाना नहीं खा रहा है, वो नमकीन ले रहा है और दारू का पाउच ले रहा है। तो मैंने अपने फार्म हाउस पे देखा है कि किसी मजदूर ने दिन भर काम नहीं कर पाया है। वो आधी मजदूरी लेके वो आधे फर्स्ट पीरियड में ही चला जाता है कि साहब मुझसे तो काम नहीं हो रहा है। तो जिसका काम मजदूरी करना है वो पूरे दिन भर मजदूरी करने के लिए उसका शरीर ही नहीं रह गया है। तो हम कह रहे कोई बात नहीं है ना, तो हम आपको मशीनें दे रहे हैं, क्यों आपको इतनी मेहनत करना है, राइट। तो उनको जो है अपना काम बहुत आसानी से करने के लिए ढेर सारी मशीन्स होंगी, राइट। और वो जो है उन्हीं गांव के लोग, अब जो है ना उल्टा चलने वाला है, शहर के लोग गांव की तरफ जाना चालू करेंगे क्योंकि रोजगार तो गांव में होने वाला है। तो ये मजदूर जो है पैदल चल के अपने खेत में नहीं जाएंगे, उनके लिए बसेस होंगी। बसेस में जो है ना रेस्टोरेंट होगा, बसेस में क्रचेज होंगे, बसेस में जो है उनके टेस्ट का खाना बनेगा, मतलब जो उनका किचन होगा। और उनको यदि वो चाहेंगे तो वेस्टर्न स्टाइल में बैठ के खा सकते हैं, लेकिन यदि वो इंडियन स्टाइल में बैठ के खाएंगे तो उनको 10% का जो है कमीशन भी, कंसेशन भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन वे ऑफ ईटिंग जो है इट इज द मोस्ट सुपीरियर। जो आप बुफे खाते हो खड़े होके, इट इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक वे ऑफ ईटिंग। इवन जो हम टेबल कुर्सी पे बैठ के, हम अपने घर में भी एक टेबल कुर्सी जो है ना वो हम लोग भी उसी के जो है ना अंग्रेज बन गए ना, काली चमड़ी वाले। तो इवन वो भी साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक है आप जमीन पे बैठिए और थोड़ी सी ऊंचाई की एक टेबल होना चाहिए जिसपे आप खाइए, और खाना जो है ना बुफे का होना ही नहीं चाहिए, खाना परोसा हुआ होना चाहिए जिससे वेस्टेज शुड बी मिनिमम। बुफे तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बुफे का मतलब है कि आप जितना चाहो उतना प्लेट भर लो, और लालच में आप प्लेट भर लेते हो। बुफे का एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज ये भी है कि खाने का वेस्टेज बहुत हाई है, राइट है कि नहीं? है राइट? तो जो वर्कर्स रहेंगे उन वर्कर्स को अब हम उस पर मूल उस पर आते हैं कि वो गरीब इसलिए है कि हमने उसे गरीब रखा है। तो CFB ने कहा कि हम हर वर्कर को 48,000 रुपीज पर मंथ का परचेजिंग पावर देंगे। तो कहेंगे इतना पैसा कहां से आएगा? आएगा बहुत जोर से, इससे बहुत ज्यादा पैसा आएगा। ये तो हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो इससे ज्यादा हो सकता है। तो उसको जो है ना परचेजिंग पावर 2 तरीके से आ रहा है। एक, कितना हम पैसा दे रहे हैं, तो यदि हम उसको 20,000 रुपीज देंगे
तो वो परचेजिंग पावर विल बी इक्विवेलेंट टू 48,000 रुपीज, और 20,000 से तो ज्यादा ही देंगे, और किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। तो जितना आप काम करोगे उस काम के हिसाब से मेजरमेंट होगा, और उस मेजरमेंट के हिसाब से जो है आपको पेमेंट होगा इंस्टेंटेनियस। उसमें एक एलिमेंट हमने थोड़ा सा मिलावट कर दी है, हमने उसमें एक मॉडेस्टी कम ह्यूमिलिटी इंडेक्स क्रिएट कर दी है, क्योंकि हमारा मानना है कि स्पेशली नीचे लेवल पे हमारा वैल्यू सिस्टम मर गया है, दारू और बहुत कारणों से वहां उज्जडता आ गई है। ना हमारी जो है ना बालों से, ना ड्रेस से, ना आचार व्यवहार से, ना भाषा से, कहीं पे भी हम भारतीय संस्कृति तो दिखती नहीं है। तो यहां पर जो है आपको जो मेजरमेंट होगा उसके साथ एक मॉडेस्टी कम ह्यूमिलिटी इंडेक्स क्रिएट की जाएगी, जो उसी वहीं से कैप्चर की जाएगी। किसने आपके आकर नमस्कार किया कि नहीं किया, इसने जो काम किया उसके बारे में आपको समझाया कि नहीं समझाया, आप हाँ नहीं में जवाब दोगे, वो पी बैक एंड इंजन पे उसको एक इंडेक्स में क्रिएट कर देगा। अज्यूम करिए कि आप 1,000 का पेमेंट होना चाहिए, जो आपने काम किया उसकी वर्थ इज 1,000, क्योंकि वो दिन भर की आपको नहीं देगा। यदि आपने फोरनून में एक काम कंप्लीट कर लिया है तो उसका पेमेंट फोरनून में ही पहुंच जाएगा आपके खाते में, ठीक है ना। तो वो जो है ना ह्यूमिलिटी को, जैसे अज्यूम करिए आपने 1,000 रुपए का काम किया और उसकी ह्यूमिलिटी इंडेक्स इज 0.7, तो उसको 700 रुपए मिलेगा, और 300 रुपए कहां चला जाएगा, उसके वेलफेयर फंड में चला जाएगा। तो यदि हम लोग आग में हाथ डालते हैं क्या, क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि आग में हाथ डालेंगे तो इमीडिएटली जल जाएगा। तो हम अभी जो इमोडेस्ट या अनर्गल व्यवहार है वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यदि हमारे इमीडिएटली 300 रुपए कट जाएंगे तो अगला वाला जो इंस्टॉलमेंट आएगा, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी ह्यूमिलिटी जो मॉडेस्टी है वो 0.7 से 0.8 पे पहुंच जाए, 0.8 से 0.9 में पहुंच जाए, 0.9 से 10 पे पहुंच जाए, फुल पे पहुंच जाए। होगा कि नहीं होगा? क्यों गुप्ता जी, डू यू एग्री विद दिस? तो और हमें ये भी मालूम है, हमारा वैदिक ज्ञान कहता है कि यदि कोई दिन 21 दिन तक कोई चीज की जाए तो वो आधी आदत का हिस्सा बन जाती है, और 90 दिन तक यदि हमने उसको रिपीट कर दिया तो वो आपके जो है ना आदत का हिस्सा बन जाती है, और यदि हमने 1 साल तक कर दिया तो वो आपके आचरण, स्वभाव और आपके जो है ना ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो चीज अपन कर रहे हैं ये उसका स्वभाव बदल देगा। तो एक स्वभाव जो आप लोग बदल रहे हैं, भाषण देके, सब लोगों को बता के, विज्ञान प्रचार, हम जो है ना तो क्योंकि दूसरे ब्रांच के लोग हैं, हम साइंस की बात करते हैं, तो हम जो आप जो है स्पिरिचुअल लोगों के दिल को बदल के कर रहे हैं, हम वही काम जो है साइंटिफिक ढंग से करेंगे, ठीक है ना। अब जो है 10-15 मिनट में खत्म कर पाएंगे क्या? 10 मिनट नहीं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है ना अभी तक वर्कर्स पे पहुंचे हैं। अब जो है ना इसका जो नेक्स्ट काम हो रहा है वो हो रहा है कि वहां पे सिस्टम रहेगा जो आपकी क्वालिटी को असेस करेगा। सुपरवाइजर नहीं करेगा, डिवाइस करेगा, वो उसकी साइज को मेजर करेगा, कोई गड़बड़ तो नहीं, वो मेजर करेगा, और उस के हिसाब से जो है ना उसकी बाद में कॉस्ट तय होगी, राइट। तो क्वालिटी को करेगा। फिर दूसरा जो काम उसका है, पहली बार जो है, अभी क्या होता है कि आप पैदा करते हैं, वो जाके अपना स्वरूप खो देता है, मंडी में जाते ही उसका स्वरूप खत्म हो जाता है। वो किस किसान से आया किसी को मालूम क्या? तो उसमें जो चाहता है, वो जो मिलाना चाहता है, कोई लीद मिलाता है, लीद मिलाने वाली चीज है, कोई मिट्टी मिलाता है, जिसकी जो इच्छा करती है वो मिला देता है, राइट। कोई जो है ना अलग अलग तरीके का बहुरंगी जो है ना उसमें जो ना चीजों को मिला देता है, मतलब धन कमाने के लिए। यहां पर जो है एक QR कोड क्रिएट होगा इमीडिएटली, जिसमें फार्मर की आइडेंटिटी रहेगी, उस फार्म की आइडेंटिटी रहेगी। तो फार्मर के पास 5 फार्म हाउस हो सकते हैं, तो हर फार्म हाउस का अलग आइडेंटिटी जाएगी, राइट। तो फार्मर की आइडेंटिटी, फार्म हाउस की या फार्म खेत की आइडेंटिटी, उसकी क्वालिटी, और चूंकि अब ये चीजें ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगी तो जो पब्लिक का व्यू होगा वो भी उसमें कैप्चर होगा, और इसकी पैकेजिंग की एक अलग तरीके की व्यवस्था होगी, और ये QR कोड उस पर जाके चेप जाएगा ना। पहली बार जो है आपने जो है ना फार्मर की आइडेंटिटी को घुसेड़ दिया है वहां जाके, और एक अमेजन जैसा प्लेटफॉर्म होगा जिससे जो है ना सीधा फार्मर ऑर्डर कर पाएगा, और CFB इज हैविंग इट्स ओन जो है ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कॉस्ट वहां पे नहीं जा रही, कॉस्ट दूसरे काउंटर में जा रही, ठीक है ना। और वो जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसमें डिफरेंट टाइप के रैक्स होंगे, RFID लगी रहेगी, GPS वगैरह लगा रहेगा। तो
रैक में जो है ना चीजें लोडेड होंगी, हाइड्रोलिक से ऊपर उठेंगे और ट्रक में घुसने में, तो ट्रक को वहां पर रुकने के लिए 1 मिनट चाहिए होगा, जगह में लोड होके बाहर। उसमें जीपीएस लगेगा तो आपको लग जाएगा कि ट्रक मूव कर गया, इतनी देर में आपके यहाँ पहुंच रहा है। बीच में जो है ना रिटेलर और होलसेलर को भी उसमें इंटीग्रेट करने की कार्रवाई की जा रही है, ठीक है ना। अब जो है ये सामान यहां से पहुंच रहा है और वहां पे सीधे डिलीवर हो जा रहा है। अब इतने सारे मिडिल मैन यदि जो है ना बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ बैठे लोग तो बहुत सारे उसी कम्युनिटी को बिलोंग करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा एकदम हाहाकार मच जाएगा। क्यों? क्योंकि आज जो किसान नहीं कमा पा रहा है वो मिडिल मैन कमा रहा है, और ये हर प्रोड्यूसर के साथ हो रहा है। ये आप जो शर्ट जो है ये 500 रुपए की बनके तैयार होती है और शोरूम में 2500 की बिकती है, तो ऐसा शोरूम वाला क्या कर रहा है कि उसे 2000 रुपए में मिलना चाहिए। बनाने वाले ने सूत लिया, फिर उसको कपड़े में बुना, फिर उसको रंगा, फिर उसको कपड़े में कन्वर्ट किया, एक्साइज ड्यूटी दी, लेबर को पेमेंट किया और कुछ अपने लिए भी कमाया, तो 500 रुपए हुआ। सिर्फ जो है ना इसे किसी शोरूम में सजाने के लिए सुंदर सुंदर जो है ना सेल्स गर्ल्स जो ना आपको दिखाने के लिए या एक वो करने के लिए 2000 रुपए क्यों लगना चाहिए? आप ये देखिए, ये विडंबना जो है, एक किसान जो है ना एकड़ों में किसी चीज को बो रहा है और उसके ऊपर की शर्ट गायब हो जा रही है, और उसी प्रोडक्ट को एक 3x5 का ठेले वाला बेच रहा है और उसके साथ 2 मजदूर भी लगा रहा है वो। आज आप किसी भी जगह पे चले जाइए, बड़ी बड़ी सजी सजी दुकानें हैं, बड़े बड़े अच्छे से जो है ना उसमें वो लगे हुए हैं, लाइट के सिस्टम लगे हुए हैं और 2-3 नौकर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह भाव में वो क्रेट खरीद रहा है, कई बार तो वो किलो में और कई बार तो पाव में उस बात को भेज रहा है। इसका मतलब है कि किसान को 1/10 पैसा भी नहीं मिल रहा है, 1/5 तो 1/10 ऐसा पैसा मिल रहा है, राइट। अब ये व्यवस्था जो है किसान को 1 MSP फ्री फ्रॉम कॉस्ट दे रही है, राइट, और कंज्यूमर को जो है 2 MSP पे बेचेगा वो। और यदि आप जो है ना CFB का अपना पैसा होगा, जिसको CFB वॉलेट नाम दिया गया है, तो जैसे गूगल वॉलेट है, जियो वॉलेट है, एयरटेल वॉलेट है, ऐसे CFB का भी अपना वॉलेट होगा। तो यदि आप हमारे वॉलेट पॉइंट से खरीदेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 2 MSP विल बी इक्विवेलेंट टू 1.8 MSP। मतलब आपको आज जहर जो है ना 5 गुनी कीमत में मिल रहा है, कल अमृत जो है आपको 1.8 MSP पे मिलेगा, जिसमें से 1 MSP जो है विल गो टू द फार्मर फुल, राइट, और जो 0.8 MSP है वो जाके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएगी। कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि जो जितने भी जो एसोसिएटेड जो चीजें हैं उनका पैसा सब कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रहा है, चाहे वो एक्वाकल्चर का हो, चाहे वो गौशाला का हो, चाहे वो जो ना बी का हो, सभी का जो है इसमें केवल जो है ना ग्रेन, सीरियल्स एंड सब्जियों का जो है ना 1 MSP अकाउंट में जाएगा, बाकी सब पैसा उसमें जाएगा। और सबसे बड़ा पैसा जो है ना आगे चल के आएगा वो FPO के थ्रू आएगा, और FPO का वो पूरा पैसा जो है इट विल गो इनटू द कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो आप यदि उसमें लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तो चूंकि इतना पैसा उसमें जा रहा है कि वो भी 2-3-4 साल में, 5 साल में तो सेटल हो ही जाएगा। जैसे ही सेटल होगा तो किसान को जो है ना अब दोनों अकाउंटों का पैसा मिलेगा, 1 MSP का अकाउंट का भी पैसा मिल रहा है और जो अकाउंट कॉस्ट सेटलिंग के बाद बच रही है वो भी होगा। तो आज की तुलना में प्रोडक्शन जो है ना 5 गुना होगा और उसको जो है ना 5 गुना बढ़ेगा। इसका मतलब है कि किसान की आमदनी 25 टाइम्स बढ़ेगी। और इसमें जो है चूंकि हमारे पास 1 MSP और 2 MSP के बीच का जो है ना लीवे है, वो हम जो है रिटेलर्स और होलसेलर को इन्वॉल्व करेंगे, जिससे वो लोग बेरोजगार ना हो जाएं। अदरवाइज आपने एक जगह समृद्धि ला दी, दूसरे व्यक्ति को यदि आप जो है ना बेरोजगार कर देंगे तो एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, उससे अपराध बढ़ेगा। तो उससे रिटेलर और बाकी लोग जो आज की व्यवस्था है वो उसमें जुड़ जाएगी। और आज ही हम बात कर रहे थे, अभी हमने CFB का हम आप लोग का एक ग्रुप बना देंगे, आप नंबर दे देना तो हम आप लोग ग्रुप बना देंगे, तो आप हमारे उसमें वीडियो देख पाएंगे। आज ही हमने जो है ना एक नेशनल प्रेसिडेंट वो किया है, जिसमें रूरल हाउसिंग को हम डेवलप करेंगे। अच्छे घरों में रहने का हक सिर्फ आप लोगों को ही है। अरे उनके मॉडल हाउस होंगे जिसमें वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपका तो दिमाग थोड़ा ठीक चलता है, तो आप जो है ना नक्शा देख के ही मालूम कर देते। हम उनको सिस्टम दे रहे हैं कि आप जाके रहो 4 तरीके के हाउसेस में 3-3 दिन, फिर तुम डिसाइड करो कि कौन सा तुमको सबसे अच्छा लग रहा है और उसमें आप क्या मॉडिफिकेशन चाह रहे हो। इस तरीके की जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी हम अपने वर्कर्स को देंगे।
और एक वर्कर यदि एज्यूम करिए कि वो 48,000 या 50,000 कमा रहा है मिनिमम, और मान लें कि उसके परिवार में 4 सदस्य हैं, इसका मतलब है उसकी पर मंथ इनकम जो है ना 2 लाख या उससे ऊपर होगी। आई थिंक इट्स ए फेयरली गुड इनकम। इसमें हम एविडेंस कैप्चरिंग की इनकम नहीं सम्मिलित कर रहे हैं। एविडेंस कैप्चरिंग की इनकम इन सबसे बड़ी हो सकती है। मतलब जो ये सब इनकम अपन बता रहे हैं, ये इनकम छोटी हो जाएगी। एविडेंस कैप्चरिंग विल बी द बिगेस्ट इनकम, राइट? तो सब जगह धन की वर्षा होगी। इसका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन कल हो चुका है, हमने उसको टारगेट दिया है कि 3 महीने के अंदर इसको जमीन पर उतारना है। तो जो हम बातें कह रहे हैं ये हवाई नहीं है। अब अपन जो है इसको यहाँ पे विराम देके अब हम आपको चाहेंगे कि आप लोगों ने सुन लिया है हाउ यू वुड बी कंट्रीब्यूटिंग।